फ्रेंड्स, मैंने एक बच्चों के ऊपर किताब लिखी है। मैं उनकी कहानियों को आप लोगों को पढ़ के भेज रही हूँ, ताकि आजकल लोगों को पढ़ने में मज़ा नहीं आता, सुनने में आता है। तो मेरी कहानियों को मैं खुद रिसाइट कर रही हूँ। आशा आप लोग को पसंद आएगा। आपातकालीन नंबर। हजरतगंज पुलिस स्टेशन पर एक फ़ोन आया, जिसको थाना इंचार्ज ने उठाया। दूसरी तरफ से एक छोटी सी बच्ची की आवाज़ आई, अंकल, मेरी मम्मी उठ नहीं रही है। मैं आवाज़ भी दे रही हूँ तो सुन नहीं रही है। मुझको भूख लगी है अंकल, मेरी मम्मा नहीं उठ रही है। थाना इंचार्ज के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। ये तो उनको महसूस हो गया था कि कोई ज़रूर बड़ी बात हुई है जो ये बच्ची बता नहीं पा रही है। उन्होंने एक काम किया, वो बच्ची से बात करते रहे, लाइन नहीं काटी। साथ ही उन्होंने टेलीफोन एक्सचेंज से उस बेटी के घर की लोकेशन का पता किया और एम्बुलेंस को भी रवाना कर दिया एवं निर्देशित करते रहे। थाना इंचार्ज ने पूछा, तुम क्या कर रही हो बिटिया? उस छोटी सी बच्ची ने कहा, कुछ नहीं अंकल, माँ का हाथ पकड़ा है, वो मुझको ठंडा लग रहा है। मम्मी मुझसे बात नहीं कर रही है, मुझको स्कूल के लिए तैयार भी नहीं कर रही है। अभी बात करेगी मम्मी तुम्हारी, चिंता मत करो, थाना इंचार्ज ने कहा। अंकल, आप आओगे यहाँ? छोटी बेटी ने पूछा। हाँ बेटा, हम आ रहे हैं आपके घर। आप हमसे बात करती रहो। आप पढ़ती हो किसी क्लास में, स्कूल में जाती हो आप? तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम रतिका है अंकल, मैं KG2 में हूँ। मेरे स्कूल का नाम लेरेटो कॉन्वेंट है। आप कहाँ रहती हो? ये तो हमको पता नहीं, पर मेरे घर के पास एक मंदिर है, हमको रोज़ प्रसाद मिलता है वहाँ से अंकल। तब तक पुलिस और एम्बुलेंस दोनों साथ ही साथ पहुँच गई थीं। जल्दी से वो घर में दाखिल हुए। उसके लिए उनको दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। उन्होंने देखा एक जवान महिला बेहोश पड़ी थी। उसकी प्यारी सी छोटी सी बेटी उसके पास खड़ी थी। जल्दी से पैरामेडिकल स्टाफ उसको हॉस्पिटल ले गया। उसका सारा चेकअप हुआ। उसको हार्ट अटैक आया था। उसका पति सैनिक था। रात में उसको खबर आई थी कि जहाँ पर उसका पति के वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो गया है, जिसको सुन के वो घबरा गई थी। शायद इसीलिए उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। जल्दी से इसका इलाज शुरू किया गया और वो बच गई। आज एक छोटी सी बेटी ने अपनी माँ को बचा लिया। उसकी माँ उसको रोज़ सिखाती थी, अगर कोई परेशानी हो तो 199 पे कॉल करना या फिर 100 पे कॉल करना। वही उस छोटी सी बेटी ने किया। हमारे यहाँ हम लोगों को अपने बच्चों को आपातकालीन नंबर का ज़रूर पता होना चाहिए। स्कूल में और घर में दोनों जगह बच्चों को पढ़ाना और सिखाना चाहिए कि अगर वो परेशानी में हो तो उनको इन 2 नंबरों पर फ़ोन करना चाहिए, ताकि उनको कोई परेशानी हो तो उनको तुरंत सहायता मिल जाए। आज उस छोटी बच्ची को अगर ये पता ना होता तो शायद आज उसकी माँ इस दुनिया में उसके लिए ना होती। दूसरी कहानी है चोरी करने की आदत। चोरी करने की आदत एक बीमारी का नाम है। इसको क्लेप्टोमीनिया कहते हैं। ये किसी को भी हो सकती है। बच्चों में ये देखी जाती है। एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी, उसका नाम मिनी था। उसको क्लेप्टोमीनिया था। वो अपनी कक्षा के बच्चों की पेंसिल रबर चुरा कर घर ले आती थी। उसकी माँ उससे बहुत समझाती थी, पर उसको समझ नहीं आता था। मिनी की चोरी की आदत बढ़ती जा रही थी। वो पापा के बटुए से भी पैसे निकालने लगी थी। पूरा परिवार परेशान था। वो बहुत अच्छी बच्ची थी, पर उसकी इस आदत से सभी लोग उससे गुस्सा करते थे। पर उसको समझ नहीं आता था कि आखिर सब इतने परेशान और दुखी क्यों रहते हैं। एक दिन मिनी की मम्मी रो रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मिनी की इस आदत को कैसे छुड़ाएं। इतनी प्यारी बच्ची मेरी है, पर वो अपने पर इतना कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो कुछ ना कुछ उठा के ले आती है। इतने में उनकी सहेली आ गई, जिसको देखकर मिनी की मम्मी और भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगी। देर बाद जब वो शांत हुई तो उसने अपनी सहेली से सब बता दिया। उसकी सहेली ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुमको एक मानसिक चिकित्सक के पास ले चलूँगी, वो इसका कोई निष्कर्ष ज़रूर निकालेंगे। दोनों सहेलियां डॉक्टर के पास गईं। डॉक्टर को सारी बातें बताईं। डॉक्टर ने उनकी बातों को गौर से सुना और उनको बताया कि यह एक प्रकार की बीमारी होती है। इसका कोई मेडिकल इलाज नहीं है। ये धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाती है और नहीं भी। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाएगी तब दवाई देनी पड़ेगी।
मिनी की मम्मी को डॉक्टर ने बताया कि एक मानसिक रोग है। ये मनोचिकित्सक से परामर्श करके, योगा करके, बच्चों को खेल और अन्य चीज़ों में व्यस्त रखकर इसको दूर किया जा सकता है। माँ को इसमें अहम भूमिका निभानी पड़ती है। तो मिनी की माँ जो नौकरी करती थी, उसने उसी दिन तय कर लिया कि वो अब मिनी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएगी और अपनी नौकरी को छोड़ देगी। वो मिनी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगी। उसके साथ खेलती, उसको कहानियाँ पढ़कर सुनाती, उसको घुमाने ले जाती, सब उसको नृत्य संगीत सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे मिनी की चोरी की आदत खत्म हो गई। वो फिर से सबकी दुलारी हो गई। सब मिनी को प्यार करने लगे। पूरे परिवार में खुशहाली छा गई। क्लेप्टोमेनिया एक बीमारी है, ये एक मानसिक रोग है। अगर कोई बच्चा इस बीमारी से ग्रसित है तो उसको आप मारपीट कर ठीक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए सबको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और अपने चारों तरफ के वातावरण का अवलोकन करना चाहिए। अगर बच्चा की माँ या बाप उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो बच्चा जो है वो इस तरह की बीमारियों से ग्रसित होकर बुरे काम में फंस जाता है। पर मिनी की मम्मी को इस बात को समझ में आया और उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ करके और मिनी के साथ में ज़्यादा समय बिताना शुरू किया। विद्या जिंदगी की तैयारी नहीं, ये अपने आप में ज़िंदगी है। ये एक कहानी उन बच्चों के लिए है जो स्कूल जाने से डरते हैं। सुमित की एक बहुत प्यारी सी और सुंदर सी बेटी थी। उसका नाम कोपल था। वो बहुत नाजुक सी थी, बिल्कुल कोपल की तरह। बहुत प्यारी बातें करती थी। उसकी नानी उसको बहुत प्यार करती थी। उसकी नानी एक पढ़ी लिखी महिला थी। उनकी रुचि साहित्य में थी। वो किताबें लिखा करती थी। वो चाहती थी कि कोपल पढ़ लिख कर एक महान बच्ची बने। कोपल का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वो खेलने में मस्त रहती थी। स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो स्कूल जाने में बहुत आनाकानी करती थी। उसकी मम्मी इस बात से बहुत परेशान रहती थी। उसकी मम्मी ने उसको समझाने की कोशिश की कि बिटिया स्कूल जाओगी तो अच्छी बच्ची बनोगी। अगर स्कूल नहीं जाओगी तो क्या होगा, कैसे करोगी। देखो आंटी है ना, बबीता आंटी, जो हमारे घर में काम करती हैं, फिर तुमको ये सब काम करना पड़ेगा। स्कूल से ही शिक्षा मिलती है, हमको सही गलत की समझ भी आती है। वहाँ पे हम सीखते भी हैं, टीचर्स से हम लोग मिलते भी हैं। टीचर हमको एक्सरसाइज भी सिखाती हैं। तो वो कोपल को बहुत प्यार से समझाती, पर वो कोपल अपनी मम्मा की गोद में लेट के उसकी बाहों में हाथ डाल के बोलती, मम्मा मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, मैं क्या करूं। कोपल की मम्मी को बहुत प्यार भी आता था, पर उसको लगता था कि मैं जानूं आखिर कोपल स्कूल जाना क्यों नहीं चाहती है। तो एक दिन कोपल की मम्मी स्कूल गई और उन्होंने टीचर से बात करी और उन्होंने उनसे कहा कि ऐसा क्या है कि कोपल स्कूल नहीं आना चाहती है। आप अपने आसपास और अपने बच्चों को देखिए, क्या कोई बच्चा कोपल को तंग तो नहीं करता है और उसको इसलिए ना आना चाहती है। कोपल की टीचर ने कोपल की मम्मी को सांत्वना दी और कहा कि मैं इस समस्या को देखूंगी, ऐसा होना नहीं चाहिए। कोपल की मम्मी आश्वस्त होकर चली गई। आई घर। एक दिन टीचर ने कोपल को बुलाया और अपनी गोद में बिठाकर पूछा, बेटा तुम क्यों नहीं स्कूल आना चाहती हो? स्कूल में तो बहुत मज़ा आता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपस में खेलते हैं, पर टीचर वो मुझको धक्का भी देते हैं और मैं गिर जाती हूँ, मुझको बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। टीचर ने कोपल को प्यार से अपनी गोदी में बिठाया और कहा कि अब हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुमको कोई भी धक्का नहीं देगा। सच मैम। कोपल अपनी टीचर की गोद से उतर कर के बच्चों के बीच खेलने चली गई। टीचर ने कोपल के सभी सहपाठियों को चताया कि वो कोपल के साथ मृदु व्यवहार करें। धीरे धीरे कोपल का स्कूल जाने का मन करने लगा। कोपल की मम्मी बहुत खुश थी। एक दिन कोपल की मम्मी कोपल अपनी मम्मी की गोदी में सरक कर लेटी थी। अचानक उसने अपनी मम्मी से कहा कि वो प्रियंका चोपड़ा बनना चाहती है। मम्मी मैं बड़ी तो मम्मी को बड़ी हंसी आई कि प्रियंका चोपड़ा बनना चाहती हो। तो कोपल की मम्मी ने उसको प्रियंका चोपड़ा के बारे में बताया कि वो बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनत से पढ़ती है, उसके अंदर बहुत आत्मविश्वास है, वो जितनी सुंदर है उतनी ज्ञानी है, विश्व सुंदरी बनी है। उसने देश के गरीब बच्चों के लिए भी बहुत काम किया है। वो रोज़ स्कूल जाती थी, अपनी टीचर की बातें सुनती थी, तभी टीचर उसको इतना प्यार करती थी।
तो धीरे धीरे वो उसकी मम्मी की बातें सुन रही थी। उस दिन तो उसने कुछ नहीं कहा, पर 2 दिन के बाद आके अपनी मम्मी से कहने लगी, मम्मा मैं भी स्कूल जाऊंगी, मैं भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी, मैं भी प्रियंका चोपड़ा जैसे बनूंगी। तो मम्मी को उसके हंसी आ गई कि बहुत अच्छी बात है बेटा, आप बनिए तो हम आपको सब सहायता देंगे। तो इस कहानी से हमको ये सबक मिलता है कि बच्चों का जो दिल होता है वो इतना कमज़ोर, इतना कोमल, इतना प्यारा, इतना पवित्र होता है कि अगर हम उसके अंदर कुछ भी भावना डालना चाहें और जिनको जैसा भी बनाना चाहें वैसा बन सकते हैं। और बच्चों के ज़िंदगी में जितना उनके माँ बाप का रोल होता है उतना ही टीचर का रोल होता है। आज कोपल की टीचर ने अगर प्यार से उसको समझाया ना होता और क्लास में उसको बच्चों को बोला ना होता तो आज कोपल जो है एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड की तरह से बन कर के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही होती और स्कूल ना जा कर के माँ बाप का भी प्यार खोती और टीचर्स का भी। इसलिए हम पेरेंट्स का बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों को एक सही और अच्छी शिक्षा दें। पशुओं से प्यार। एक बहुत ही प्यारी, सरल और खूबसूरत लड़की थी, उसका नाम ताशी था। उसकी मुस्कुराहट बहुत सुंदर थी, उसको मुस्कुराता देखकर सब मुस्कुराने लगते थे। वो अपनी मम्मी, दादी और दादू की बहुत दुलारी थी। ताशी अपनी दादू दादी की ज़िंदगी थी। भगवान ने ताशी के साथ बहुत बुरा किया था। उसके पिता को जब वो 3.5 साल की थी तभी अपने पास बुला लिया था। उसके दादू दादी और माँ के ऊपर नियति का बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ था जो उन्होंने बहुत मुश्किल से सहा था। ताशी के दादू उसमें अपने बेटे की छवि न देखते थे। ताशी अपने पिता की तरह बहुत होशियारी थी। उसने ताइक्वांडो में नीली वाली बेल्ट हासिल कर ली थी। ताशी बहुत अच्छी चित्रकार और डांसर, उसमें वो सब गुण थे जो उसके पिता में थे। वो अपने पिता जैसा ही बनना चाहती थी। उसके पिता का नाम विशुद्ध था। वो जानवरों से भी बहुत प्यार करता था। वो अपने घर में 2 खूबसूरत बिल्ली लेकर आया था जिनका नाम कोको और स्लेट था। कोको और स्लेट दोनों बहुत शैतान थी। दिन भर घर में शोर मचाती रहती थी। उनको अपने खाने का समय पता था तो समय पे वो रसोई घर के बाहर खड़ी होकर म्याऊं म्याऊं करती थी। जब तक उनका खाना नहीं मिल जाता था तब तक वो सबका दिमाग ख़राब करती थी। खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती थी। जब ताशी छोटी थी तो स्लेट ताशी के चारों तरफ घूमता रहता था। ताशी उसको बहुत तंग करती थी, तब भी वो उसको कभी उलट के कुछ भी नहीं कहता था। ताशी कभी उसकी पूँछ छूती, कभी उसको कसकर पकड़ लेती, कभी उसके ऊपर चढ़ भी जाती, पर कभी भी स्लेट ने ताशी को काटा नहीं। ताशी जब बड़ी हुई तो उनको उसका बहुत ध्यान रखने लगी, उनकी सारी जिम्मेदारी उठा ली, समय से खाना देना, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखना। एक दिन शाम को अपने घर के समय को स्लेट एक दिन शाम को घर में आया ही नहीं। ताशी उनको खिलाने के बाद ही खाना खाती थी। ताशी कोको स्लेट का इंतज़ार करती रही। उसकी मम्मी ने उसको बोला कि बेटा खाना खा लो, पर ताशी ने खाया नहीं। और मम्मी ने बोला कि वो दोनों बदमाश हैं, कहीं घूम रहे होंगे, आ जाएंगे, तुम खाना खा लो। पर ताशी बिना उनको खिलाए कभी खाया नहीं था तो वो उनका इंतज़ार करती रही, पर वो नहीं आई। ताशी को बहुत चिंता हो रही थी। उसकी मम्मी उसे समझा रही थी पर ताशी को समझ में नहीं आ रहा था। पर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो कोको लंगड़ाती हुई चली आ रही हैं। उनको कहीं चोट लग गई थी और स्लेट भी उनके साथ में था। दोनों जने आए तो उसको देख के ताशी बहुत परेशान हो गई। उसने जल्दी से कोको को अपने पास बिठाया, उसको गोद में लिया और उसको चोट लगी थी उसको साफ़ किया और साफ़ करके उसके ऊपर उसने मलहम उसको लगाया और उस पर पट्टी बांधी। तो और ताशी बहुत परेशान, उसने अपनी मम्मा से कहा, मम्मा जल्दी से चलो, इसको हॉस्पिटल लेके चले। पर मम्मी ने देख लिया था कि उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी है, तो उसने ताशी को समझाया कि बेटा तुम खाना खा लो और ये ज़्यादा बीमार नहीं है, इसको ज़्यादा चोट नहीं लगी है, कल हम इसको लेकर जाएंगे। तो उसने उसको तब ताशी को समझ में आया। वो सो गई, सुबह उठ के तुरंत गई और उसने कोको का इलाज कराया। स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता थी और उसका शीर्षक था जानवरों की देखभाल कैसी होनी चाहिए। ताशी ने भी इसमें भाग लिया। उसने सबको
जो उसने बोला कि जानवरों को जानवर क्यों कहना चाहिए, उनके अंदर भी जान होती है, वो भी हमारे जैसे होते हैं, हमको उनका वैसे ही ध्यान रखना चाहिए जैसे हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। और और हमको जानवरों को मनोरंजन की खातिर नहीं पालना चाहिए, बल्कि उनके लिए उनको सिर्फ मनोरंजन ना समझकर उनको एक जिंदा प्रकृति की देन समझ के उनकी अच्छे से सेवा करनी चाहिए और उनके साथ तो उनकी रक्षा करनी चाहिए और उनको बिल्कुल उसी भावना से रखना चाहिए जैसे हम अपने बच्चे को रखते हैं। ताशी का ये वाद विवाद प्रतियोगिता में ताशी ने फर्स्ट प्राइज़ जीता और उसने ये उससे बता दिया कि जानवर भी इंसान की तरह होते हैं और हमको उनको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। दादू दादी मम्मी तीनों सब लोग इतने खुश हुए उसकी बात से और उन लोगों को बहुत गर्व महसूस हुआ और उनकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। शुभा। नरेला गांव में एक बहुत सुंदर सुशील लड़की थी जिसका नाम शुभा था। वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी पर उसका मन बहुत चंचल था। उसको दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसको कभी भी सेक्स के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी गई थी। ना तो स्कूल में इसके बारे में पढ़ाया गया, ना ही उसके माँ ने उसको कभी इस बारे में बताया गया था। हमारे हिंदुस्तान में तो माँ बाप इस बात से इतने दूर रहते हैं, वो बच्चों को किसी भी प्रकार की सेक्स शिक्षा देने में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। जबकि बच्चों को मेरे हिसाब से जब वो 8-10 साल की लड़कियां हो जाएं तो उनको सेक्स के बारे में ज़रूर से बताना चाहिए। तो उनको कैसे बात करनी चाहिए, कितना करीब जाना चाहिए, कुछ पता नहीं था। उसकी माँ उसको वो लड़कों के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता था। वो बड़े खुलेपन से बच्चों के साथ बात करती थी और वो रोज़ उसकी माँ उसको डांटती थी पर उसको ये नहीं बताती थी कि तुमको लड़कों के साथ इतना चिपक कर खड़े नहीं होना चाहिए, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो पर शुभा जो थी वो धीरे धीरे बड़ ही हो रही थी तो उसने लोगों से मिलना जुलना तो बंद कर दिया पर हर टाइम अपने को सजाना धजाना, अपने को देखना, शीशे में खड़े होकर अकेले बैठना, किताबें और रोमांटिक किताबें पढ़ना उसने शुरू कर दिया। अब एक दिन उसकी कक्षा में एक साधारण कटकाठी का अत्यंत साधारण रूप का लड़का जो बहुत ही गरीब परिवार का था आया। उसका नाम शेखर था। शेखर में पता नहीं शुभा को क्या दिखाई दिया कि वो उसके प्यार में पागल हो गई। और दोनों ही छोटे बच्चे थे, दोनों को एक दूसरे कुछ भी नहीं पता था कि वो जो कुछ करने जा रहे हैं वो उसका परिणाम क्या होगा। वो प्यार में इस कदर पागल हो गई कि उसने उसके साथ में शारीरिक संबंध बना लिए और ये उसको समझ में नहीं आया कि इसका क्या परिणाम होगा। और थोड़े दिनों बाद उसको पीरियड्स रुक गए और उसको समझ में आया कि वो जो है प्रेग्नेंट हो गई है। अब उसको समझ में उसका टीचर उसको देख रही थी। उसकी टीचर उसको देख के कुछ कह रही थी कि इसको कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। ये शुभा जो बहुत चहकती रहती थी आज एकदम से इतनी शांत और इतनी परेशान क्यों है। तब वो शुभा को लेके अपने रूम में गई और उसने पूछा कि तुम पहले ये बताओ बेटा कि प्रॉब्लम क्या है, और तुम पहले इतना हंसती बोलती थी, अब तुम बिल्कुल शांत रहती हो, तुम्हारी क्या समस्या आ गई। तो शुभा ने अपनी टीचर का हाथ पकड़ा और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने अपनी टीचर को सब कुछ बता दिया और उसने अपनी टीचर को बता दिया तो टीचर हक्का बक्का रह गई और उसको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, मैं इसको किस तरीके से इस परेशानी से दूर निकालूं। तो उसने शुभा को बोला कि तुम अपनी माँ को बुला के लाओ। फिर उस शुभा अपनी माँ को बुला के लाई तो टीचर ने पहले उसकी माँ को बहुत समझाया कि आप उसके साथ में बुरा व्यवहार मत करिएगा। अगर आप उसके साथ में बुरा व्यवहार करेंगी तो वो बहुत उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। इस उम्र में बच्चों को पता नहीं होता, उनसे गलती हो जाती है। तो उसने उसकी माँ को बताया तो माँ तो एकदम उसके तो होश उड़ गए, वो तो बेहोश हो गई। उसको उठाया, टीचर ने समझाया तो उसकी माँ ने कहा अगर इसके बाप को पता चलेगा तो ये तो उसको मार डालेंगे, नहीं तो उसको स्कूल भी नहीं आने देंगे। तो उसकी टीचर ने कहा कि आप इसको मत बताइए, हम अपने बीच में रखते हैं। और टीचर ने लेके उसको डॉक्टर के पास गई और उसका अबॉर्शन करवाया और
उसकी ज़िंदगी को बचाया। ऐसी तो अब जो शुभा थी उसके दिल पर इतना असर आया कि उसने अपनी ज़िंदगी में ये सोच लिया कि वो टीचर बनेगी, और जिस तरह से उसकी टीचर ने उसकी ज़िंदगी को संवारा वो भी संवारेगी। और उसने ये तय भी किया कि वो ये बच्चों की को ज़रूर से ये बात पता होनी चाहिए कि वो सेक्स क्या होता है, उससे क्या नुकसान हो सकता है, वो क्या परेशानी उनकी ज़िंदगी में आ सकती है। तो अगर उनको ये सब पता चल गया, भला पता होता, अगर उसको पता होता तो वो ऐसा कभी ना करती। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो बहुत तेज़ी से बच्चे के अंदर बढ़ता है, तो वो बच्चों के सिर पे सवार हो जाता है। ये एक ऐसा हार्मोन होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड में बनता है, जो दिमाग के उस पार्ट पर बहुत असर डालता है, जो कई शारीरिक क्रियाओं को व्यवस्थित करता है, जैसे दिल की धड़कन, शरीर का तापमान, पाचन तंत्र। यह मनुष्य के आपस के व्यवहार में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑक्सीटोसिन स्त्री और पुरुष के प्रजनन अंगों जैसे बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया, बच्चे को दूध पिलाने की प्रक्रिया को भी कंट्रोल करता है। ये प्रेम का हार्मोन भी कहलाता है। इसके प्रभाव में विपरीत सेक्स के आकर्षण में बच्चों में सोचने और समझने की क्षमता नहीं रह जाती है। ऑक्सीटोसिन के प्रभाव में एक दूसरे के प्यार में अंधे हो जाते हैं। ऑक्सीटोसिन हमको प्यार में सोचने समझने की क्षमता से दूर ले जाता है। तो इस समय इस पीरियड में माँ बाप की बहुत सख्त ज़रूरत होती है बच्चों को, जो कि वो इन लोगों को उनको ये सारी बातें बता सकें। इस कहानी से हमको ये मिलता है, ये सार मिलता है कि प्राइमरी और जूनियर स्तर में बच्चों को सेक्स की शिक्षा ज़रूर मिलनी चाहिए, और उनको गुड टच बैड टच ज़रूर से पता होना चाहिए। बच्ची अपनी माँ से इतना ज़रूर खुली होनी चाहिए कि ताकि वो उसको ये बता सके कि माँ मेरे साथ में क्या हुआ और मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मैं किसके प्रति आकर्षण है, किसके प्रति आकर्षण नहीं है। ये बातें उनको ज़रूर से अपनी माँ से माँ इतनी खुला उनका रिलेशनशिप हो कि उसको बतानी चाहिए। और माँ का बहुत बड़ा रोल है कि वो बच्चों को इस बात को बता सकें कि अगर तुम इस तरह के चक्कर में पड़ोगी तो सारी तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और ये सब ज़िंदगी के गृहस्थ आश्रम मतलब आश्रम है ये, इस आश्रम में तुमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। और 25 के बाद तुम्हारी गृहस्थ आश्रम शुरू होगा, तब तुम्हारी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों का महत्व जो है वो बढ़ेगा, और उस समय आपको इसकी पूर्ति करने का समय भी मिलेगा। तो इस कहानी का बहुत महत्व है आजकल की जो बच्चियाँ हैं उनको समझने का और उनके ऊपर ध्यान देने का, माँ बाप का। और माँ बाप का भी बहुत रोल है कि वो इस बात से अपनी बच्चियों को बता सकें। अंगदान, हम लोग बच्चों को अंगदान के बारे में अगर हम शुरू से बताएं तो कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं ज़िंदगी में जिससे कि मतलब हृदय विदारक ज़रूर होती हैं, पर वो आपके लिए बहुत ख़राब होती हैं, पर दूसरों की ज़िंदगी को बना जाती हैं। तो एक 8 साल का आदित्य बहुत प्यारा सा बच्चा था। वो शर्मा जी की इकलौती संतान था। माँ बाप उसको पाकर धन्य थे, उनको दूसरे बच्चे की चाह नहीं थी। वो आदित्य को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा और अच्छा बच्चा बनाना चाहते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर कहते हैं कि ऊपर वाला बहुत कम लोगों को सब सुख देता है। सभी भाग्यशाली नहीं होते हैं। जिनको कोई कभी कमी ना हो उसको भगवान बहुत बड़ी कमी दे देते हैं। एक दिन आदित्य खेल रहा था, उसको बहुत ज़ोर से चक्कर आया, वो गिर गया। थोड़ी देर बाद उसको होश आ गया, बात आई गई हो गई। शर्मा जी ने सोचा गर्मी बहुत है, शायद इसलिए चक्कर आ गया होगा। थोड़े दिन बाद आदित्य को सिर में बहुत तेज़ दर्द हुआ और वो फिर बेहोश हो गया। शर्मा जी बहुत घबरा गए। आदित्य को वो शहर के बड़े हॉस्पिटल में लेके गए। डॉक्टर ने उसको बहुत सारे टेस्ट करवाए, MRI भी कराया, तो उसमें आदित्य के मस्तिष्क में ट्यूमर निकला जिसका इलाज संभव नहीं लग रहा था। आदित्य के माँ बाप बहुत दुखी थे। उनके ऊपर तो एक दर्द का एक सैलाब आ गया था। आदित्य सब कुछ देख रहा था। उसको लग गया था कि उसकी बीमारी गंभीर है, उसमें बचने की संभावना बहुत कम है। एक दिन वो अपनी माँ की गोदी में सिर रख कर लेटा था और माँ को उसने कहा कि अगर वो मर जाए तो उसके अंगों को दान कर देना।
आदित्य की माँ बहुत ज़ोर से रोने लगी। उसने पूछा कि तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तो उसने अपनी बताया कि स्कूल में हमको हमारे टीचर ने बताई थी कि अगर हम किसी को अपना अंग दान करते हैं तो उसकी ज़िंदगी संवर सकती है। अगर मरने वाला व्यक्ति अपने अंगों का दान कर दे तो दूसरों की ज़िंदगी बच सकती है। पर आदित्य के माँ और ज़ोर से रोने लगी। आदित्य ने की माँ उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ के कहा, माँ रो मत, आप मुझसे प्रॉमिस करो कि जब मैं चला जाऊँ इस दुनिया से तो मेरे जितने भी अंग किसी के काम आ सकें आप ज़रूर से उसको दे देना। तो माँ ने रोते रोते हामी भर दी और वो दिन भी आ गया जब आदित्य इस दुनिया से चला गया। पर उसकी माँ ने मेडिकल विभाग को पहले से बता दिया था, तो उसकी जल्दी से उसकी दोनों आँखें और उसका लीवर, उसकी किडनी निकाल के दे दी गई। और एक बच्चा ऐसा था कि उसकी आँखें बेकार हो गई थी, तो उसका आँख का ट्रांसप्लांट करा गया। उसकी आंखों में रोशनी लगा दी गई, तो उसकी आंखों में रोशनी आ गई। जब उसकी और लीवर और किडनी किसको लगाई ये उनके माँ बाप को पता नहीं था। पर जिस बच्चे की आंखों में आदित्य की आंखें लगाई गई, उसकी जब पट्टी खुलने वाली थी तो आदित्य के माँ बाप उसको देखना चाह रहे थे। तो जैसे ही पट्टी खुली तो सबसे पहले उस बच्चे ने कहा कि मैं उनके दर्शन करूंगा जिन्होंने मेरी को आँखों की रोशनी दी है, जिससे मैं मैं दुनिया का रंग देख पा रहा हूँ। तो उसने आदित्य के माँ बाप को जब आंखें खोली तो सामने दो अजनबियों को देखा जिनकी आंखों से अश्रु की धारा निकल रही थी। उसने बड़ी कृतज्ञता से उन दोनों को प्रणाम किया, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। और उनके आदित्य के माँ बाप एक दूसरे को बाहों में लेके बहुत रोए और उन्होंने उनके चेहरे पे रोने के साथ एक मुस्कुराहट भी थी कि आज उनका बेटा इस दुनिया से ज़रूर चला गया, पर किसी की को अब खुशियाँ देके गया है। आज हम लोग ज़िंदगी में उस बच्चे की आँखों को देखकर ही हम लोग खुश रहेंगे। और उनको अपने बेटे आदित्य पे बहुत गर्व आया और वो उसको मन ही मन आशीर्वाद देने लगे। अवसाद का नाम तो आजकल बहुत तेज़ी से चारों तरफ फैल रहा है। अवसाद माने डिप्रेशन की बातें तो छोटे छोटे बच्चे भी करने लगे हैं आजकल के, बड़े लोगों की तो बात ही छोड़ दें। तो एक प्यारी सी बेटी थी, उसका नाम मीरा था। वो कक्षा 7 की विद्यार्थी थी। जब वो छोटी थी तब वो बहुत खुश रहती थी, उस सबके साथ बातें करती थी, कक्षा में हमेशा प्रथम बच्चों में आया करती थी। पर वो उसकी खुशी में बहुत मस्त रहती थी। पर अचानक ही उसकी ज़िंदगी में बदलाव आने लगा। वो चुप रहने लगी, पढ़ाई में भी उसका कोई रुझान नहीं रह गया, कक्षा में वह फेल होने लगी। यही सब बहुत आश्चर्यजनक था। सब लोग परेशान थे, माँ का तो रो कर बुरा हाल था। मीरा की माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने सोचा कि उनको किसी मानसिक चिकित्सक से मिलना चाहिए। उन्होंने शहर के बड़े डॉक्टर का पता लगाया, उनसे मिलने का समय लिया। वो मीरा को लेकर मनोचिकित्सक के पास गई। डॉक्टर ने मीरा से अकेले में बात करनी चाहिए। मीरा को डॉक्टर के पास छोड़कर मीरा की माँ बाहर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मीरा माँ के पास आकर बैठ गई। डॉक्टर ने मीरा से बहुत सारे सवाल पूछे। मीरा ने कुछ के उत्तर दिए, कुछ के नहीं दिए। डॉक्टर ने मीरा की माँ से पूछा कि आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है? मीरा की माँ ने कहा मेरी सास की, पर वो तो बहुत बूढ़ी थी, उससे मीरा की समस्या का क्या संबंध है? मीरा अपनी दादी को बहुत प्यार करती थी। उसको लगता है कि आप लोगों ने उनकी उतनी सेवा नहीं करी जितनी उनको मिलनी चाहिए थी। उनकी मौत को भी बहुत आप लोगों ने आसानी से ले लिया, तो उसको लगा कि मेरी दादी को ये लोग प्यार नहीं करते थे। और मौत से उसको एक बार को थोड़ा सा घबराहट भी हो गई थी कि ये मौत होती कहाँ, मेरी दादी अभी कहाँ चली गई। तो ये सारी बातें उसको बहुत उद्वेलित कर रही थी और जो आप लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उसको क्या परेशानी हो रही है। तो डॉक्टर ने उनके घर वालों को बुलाया और समझाया कि वो बूढ़ी थी, उनको जाना ही था, पर बच्चों को कहाँ पता होती है ये बात। उसको लग रहा है कि मेरी दादी को अगर अच्छे से सेवा की गई होती तो शायद वो मरती नहीं। उनके जाने से किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा है। अब मेरी दादी मुझको मिलेंगी नहीं। दादी का शरीर तो पड़ा था, पर वो कहाँ चली गई
वो क्या चीज़ ऐसी थी, वो उसके दिल में बहुत सारे प्रश्न निकल उठ रहे थे उसके कोमल मन में, जो बड़े लोग समझ नहीं पाते हैं। उनके अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं जब घर में इस तरह की किसी की मृत्यु हो जाती है। बच्चे जब सवाल पूछते हैं तो माँ बाप डांट के भेज देते हैं। वो तो अपनी व्यस्तता में ये नहीं सोच पाते हैं कि बच्चे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं। तो उनको चाहिए कि बच्चों को वो विनम्रतापूर्वक उनके साथ में व्यवहार करें और उनके सारे सवालों का सामान्य रूप से जवाब दें, तभी बच्चे इस घटना से ऊपर उठ पाते हैं। मीरा के माँ बाप वापस घर ले गए उसको, और सबने ये तय किया कि मीरा की सारी बातों को सुनेंगे। धीरे धीरे मीरा समय व्यवहार करने लगी और उसका पढ़ाई में भी मन लगने लगा। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको अपने माँ बाप की जी जान से सेवा करनी चाहिए, बच्चों को बहुत प्यार से रखना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि ज़िंदगी क्या है, मौत क्या है, और ज़िंदगी में हमें किस तरीके से व्यवहार करें जो मौत को हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी में उठा सकें, मतलब समझ सकें उसको। बच्चों को लगता है कि शरीर तो बड़ा, मेरी दादी बोल क्यों नहीं रही है, इसके अंदर क्या ऐसा चला गया। तो वो अपनी माँ से ये पूछना चाहती थी कि आत्मा क्या होता है। ये आत्मा, सब लोग कह रहे थे आत्मा चली गई, आत्मा चली गई, तो ये आत्मा क्या होती है। तो उसकी माँ उसको जवाब नहीं दे पाई। इस बात को वो सोच सोच के बहुत परेशान हुई, इसीलिए शायद उसको अवसाद हो गया। तो अवसाद समस्या ज़रूर है पर उसका समाधान है। पर उस समस्या को समझना हम लोग का सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये कि माँ बाप को ये बात समझ में आए कि बच्चा मेरा अवसाद में क्यों है, आखिर इसको हुआ क्या है। तो हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को समझें। ये कहानी जो है हमको इसी बात की शिक्षा देती है। आत्महत्या आजकल एक बहुत कॉमन बात होती जा रही है। हमने तो ऐसा सुना है कि हर 1 घंटे में 14 बच्चे जो हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। अब ये सच है कि नहीं है मुझे नहीं पता, पर ये एक सच्ची घटना मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत ही दुखद और दर्दनाक है। एक बहुत ही सुखी परिवार था, उसमें माँ बाप, उनका बेटा और बेटी थे। उनके बेटे का नाम अजय और बेटी का नाम प्रिया था। दोनों पढ़ने में मेधावी, देखने में सुंदर थे। उनके पिता उमेश पेशे से इंजीनियर और सरकारी नौकर थे। नौकरी अच्छी थी, अच्छी तनख्वाह मिलती थी, पर उनका प्रशासनिक अधिकारी बनने का स्वप्न था जो कई बार परीक्षा देने के बाद भी पूरा नहीं हुआ था। उनकी यही दबी हुई चाहत अपने बेटे पर केंद्रित हो गई थी। वो उसको प्रशासनिक अधिकारी बनाना चाहते थे। अजय साइंटिस्ट बनना चाहता था, पर वो अपने पिता को कुछ नहीं कह पाया था। 10वीं की पढ़ाई तक तो कोई परेशानी नहीं थी। 10वीं में उसके बहुत अच्छे नंबर आए। वो इंटर गणित लेकर करना चाहता था, पर उसके पिता चाहते थे वो इंग्लिश और इतिहास पढ़े। यहीं से उसके पिता और उसके बीच में खींचातानी होने लगी। इस बार तो उसने अपनी ज़िद पूरी की और साइंस के विषयों से इंटर किया। फिर उसने अपने पिता के कहने पर बीएससी की, फिर कोटा की कोचिंग में दाखिल करा लिया। वहाँ उसका मन नहीं लगता था, पर माँ बाप के सपने के आगे उसकी नहीं चल रही थी। वो पढ़ाई से भागने लगा, उसके नंबर खराब आने लगे। उसे नशे वाली दवाई खानी शुरू कर दी। उसके माँ पापा सोच रहे थे कि वो पढ़ाई कर रहा है, पर वो तो भयानक मानसिक तनाव में आ गया था। कोटा वालों ने उसके पापा को उसकी रिपोर्ट भेजी तो उनके पैरों के तले ज़मीन निकल गई। वो जब कोटा पहुँचे तब उन्होंने अपने बेटे को देखा तो दोनों रो पड़े। उसका बेटा उनके हाथ से निकल चुका था। वो उसको अपने साथ घर ले आए। वहाँ पर आकर उसने अपने को कमरे में बंद कर लिया और एक दिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो माँ ने शोर किया। जब पड़ोसी ने आकर दरवाज़ा तोड़ा तो देखा अजय ने आत्महत्या कर ली थी। माँ तो बेहोश हो गई देखकर, और उसका पिता ये सोचता रहा कि मैं ही अपने बेटे का हत्यारा हूँ। मेरा बेटा नहीं जाना चाहता था कोटा, मैंने उसे जाने को क्यों कहा, और वो इंजीनियर बनना चाहता था, मैं क्यों उसको प्रशासनिक अधिकारी बनाना चाह रहा था। किसका दोष है इसमें? मेरा ही दोष है। माँ बाप बच्चों के लिए स्वप्न देखते हैं। माँ बाप को स्वप्न देखने का अधिकार भी है, पर बच्चों के ऊपर अपने स्वप्नों को थोपने का अधिकार नहीं है। बच्चे अगर अपनी पसंद का कुछ करते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करते हैं और बहुत एक्सेल करते हैं, बहुत आगे जाते हैं। पर अगर वो उनके ऊपर माँ बाप अपनी वो थोप देते हैं तो बच्चों की ज़िंदगी बहुत बेकार हो जाती है। आज एक बाप के उसने एक बच्चे की ज़िंदगी का समापन किया। ये बात नहीं है कि वो बाप अपने बच्चे को प्यार नहीं करता था,
प्यार बहुत करता था, उसकी अच्छे उसके लिए अच्छी ज़िंदगी के लिए ही उसने ये सब किया था। पर उसको ये नहीं पता था कि उसकी अच्छाई जो है वो इतना बुरे कर्म के रूप में होगी। तो कृपा करके हम लोग अपने बच्चों पे अपनी वो ना थोपें, अपनी स्वप्न ना थोपें, उनको उनके स्वप्न देखने दें और उनको जीने दें। एक खूबसूरत से घर में माँ बेटी रहती थी। माँ का नाम रीमा और बेटी का नाम श्रुति था। श्रुति के पापा घर से दूर नौकरी के लिए गए थे। उनका नाम अरुण था। वो सरकारी कर्मचारी थे। उनका स्थानांतरण होता रहता था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी के लिए लखनऊ में एक मकान बना लिया था। रीमा और श्रुति उसमें रहते थे। श्रुति बहुत आलसी थी, उसको कुछ भी कहो तो सुनती नहीं थी। रीमा बहुत दुखी रहती थी। उसको समझ नहीं आता था इस लड़की को कैसे समझाएं। वो कई बार कहती थी कि अगर मुझको कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा। एक दिन वास्तव में रीमा को चक्कर आया और वो गिर गई। उसके सर में और पैर में बहुत चोट आ गई। अपनी माँ को इस अवस्था में देखकर रीमा बहुत घबरा गई। उसको बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी माँ ने कुछ ऊपर से उठाने के लिए कहा था तो उसने नहीं उठाया और माँ खुद उसको उठाने के लिए चली गई और तभी वो गिर गई। उसका ये हाल हुआ। वो लाने से भर गई। उसने जल्दी से हॉस्पिटल में फ़ोन किया। उसने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई। अपनी माँ को एम्बुलेंस में लेके हॉस्पिटल गई। भाग भाग के डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर से जल्दी से माँ को देखने की रिक्वेस्ट की। उन्होंने उसकी माँ का एक्सरे किया, पैर में देखा तो उनको लगा कि इससे फ्रैक्चर हो गया है माँ को। तो उन्होंने उसको प्लास्टर लगाया और जहाँ पे चोट लगी थी उसको साफ़ करके उसमें मरहम पट्टी करी और उनको हॉस्पिटल में दो दिन के लिए रखा। तो श्रुति की माँ ये सब देख के इतनी हैरान हो रही थी कि श्रुति सब कुछ कैसे मैनेज कर रही है। इतने अच्छे से वो अपनी माँ की सेवा कर रही थी। फिर घर गई। घर में से जल्दी से जाकर उसने खाना बनाया अपने हाथ से और मम्मा के लिए लेकर आई और उनको खाना खिलाया। तो ये सब कुछ देखकर उसकी माँ को लगा कि ऐसा नहीं है कि हम लोग सोचते हैं कि बच्चों पे कि ये आलसी है। बच्चों पे अगर ज़िम्मेदारी डालो तो बच्चे ज़रूर से अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं। मैंने कभी उसको ज़िम्मेदारी डाली ही नहीं, हमेशा उसको कहती ज़रूर थी। पर अगर जब श्रुति काम नहीं करती थी तो वो खुद करने लगती थी। तो बच्चों को तो ऐसा लगता ही है कि मम्मी कर रही है तो करने दो। तो ये आलस से कहानी में मेरे लिखने का मतलब ये है कि बच्चों को हमें ज़िम्मेदारी खुद सौंपनी चाहिए। हम सोचते हैं अरे ये काम करेंगे, इनको 2 मिनट के लिए 2 मिनट में मैं कर लूँगी, इनको देंगे 10 मिनट लगाएंगे, गंदा करेंगे। ये ऐसा नहीं है। अगर बच्चों को हम जिम्मेदारी देते हैं, चाहे वो श्रुति जैसी छोटी बच्ची हो या बड़ी बच्चे हों, हमेशा उनको ज़िम्मेदारी दो तो वो बहुत खुशी खुशी करते हैं और हमेशा उसमें वो सफल होते हैं। तो आलस एक बीमारी ज़रूर है, पर बच्चों में जो आलस्य है वो उनकी पेरेंट्स का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है और उसको दूर करना भी उन्हीं का हाथ है। इसलिए हमें बच्चों को अपनी छोटी छोटी सी जिम्मेदारियां देकर उनको एक ज़िम्मेदार इंसान बनाने में अपना सहयोग देना चाहिए। खिलाड़ी। कुमायूं की एक खूबसूरत गांव में किसान का एक परिवार रहता था। उस परिवार में किसान के 3 बच्चे और पत्नी थी। सब लोग बहुत प्यार से रहते थे। किसान के 2 बेटे अर्जुन और करण थे। एक बेटी, उसका नाम सिया था। किसान मेहनत करके अनाज उगाता और उसकी पत्नी उसका हर परिस्थिति में साथ निभाती। वो दोनों चाहते थे कि उनके बच्चे खूब पढ़ लिख कर महान बने। उस किसान का नाम कृष्णा था। कृष्णा ने गांव के स्कूल में बच्चों का नाम लिखवा दिया था। गांव छोटा था, कक्षा 7 तक उसका स्कूल था। आगे के वर्षों में स्कूल आगे कक्षाओं में आने की संभावना थी, तो कृष्णा के बच्चे वहीं पढ़ने लगे। कृष्णा जब भी शहर जाता तो वहाँ बड़े अधिकारियों से जरूर मिलता और उसके गांव के स्कूल को इंटर तक बनाया जाए इसकी प्रार्थना करता है। कृष्णा अपनी धुन का पक्का था। उसने अपने गांव के सरपंच से और वहाँ के एमएलए से सबसे उसने इस बात के लिए बहुत रिक्वेस्ट की कि स्कूल में इंटरमीडिएट तक खुल जाए। तो धीरे से उसकी मेहनत रंग लाई और स्कूल में जो है वो स्कूल इंटरमीडिएट तक हो गया।
और उसके दोनों बच्चे और बेटी वहीं पे पढ़ने लगे। पर उसकी जो बेटी थी वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई से ज़्यादा बैडमिंटन में अच्छी थी। वो खेलने में बहुत अच्छी थी, वो इतना अच्छा खेलती थी बैडमिंटन जिसको सब देखते रह जाते थे। तो वो अपने स्कूल के तो बाद वो प्रतियोगिता में फर्स्ट आती थी, बल्कि जो स्टेट लेवल का होता था वहाँ पे भी वो खेलने जाने लगी। हर जगह वो प्रथम आने लगी और उसको पुरस्कार मिलने लगे। ये देखकर उसके पापा को लगा कि मेरी बेटी के अंदर कोई प्रतिभा है, तो उसके लिए कोच की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसने अपने घर में ही बैडमिंटन का वो लगा दिया और वहाँ पे लाइट लगा के उसको खेलने के लिए प्रेरित करने लगा। तो धीरे धीरे उसके अंदर अच्छा खेलने तो लगी, पर फाइन जो नोट्स होते हैं, जो मतलब बारीकियाँ होती हैं, वो उसको नहीं पता थी। तो उसके लिए उसके बाप ने फादर ने सोचा कि इसको हमको लेके जाना चाहिए शहर और वहाँ पे उसको कोच से कोचिंग दिलाना चाहिए। तो उसने वहाँ के अपने विधायक से कहा। तो विधायक ने सारी उसकी स्थिति को समझा और उसके लिए उसने कोच का रिकमेंडेशन किया और बेटी को लेके वो शहर में चला गया। अपनी बेटी को उसने हॉस्टल में डाल दिया और हॉस्टल में वो धीरे धीरे बहुत अच्छी बैडमिंटन की खेलने लग गई और उसको इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भी भेजा जाने लगा। और उसने जब ओलंपिक में भी चुना गया तो उसके फादर और उसके माँ बाप को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उन्होंने सोचा कि अब उनकी बेटी उनकी जो मेहनत है उसको रंग लाएगी। और उस बेटी ने भी ओलंपिक मेडल सिल्वर मेडल, एक साल सिल्वर मेडल जीता और दूसरे साल फिर जब ओलंपिक में गई दूसरी बार तो वो वहाँ से गोल्ड मेडल लेकर आई। सब पूरे ही देश में उसका नाम हो रहा था, सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। और इस बात की और भी प्रशंसा हो रही थी कि वो एक छोटे से गांव के एक छोटे से परिवार की लड़की निकलकर इतनी मेधावी और इतनी अच्छी कैसे बनी। तो जब उस लड़की का इंटरव्यू हुआ तो उसने बताया कि ये सब कुछ मेरे पिता की वजह से है। मेरे फादर ने मेरे घर में ही अपनी मेहनत से गांव में बिजली को बुलाया, मतलब बिजली लगवाई और स्कूल इंटर तक करवाया और मेरे को बैडमिंटन का कोर्ट बनाया। मैं रात भर वहाँ पे बैठ के कई बार प्रैक्टिस करती थी। मेरे माँ बाप सो जाते थे, मैं अकेले ही खेलती रहती थी, कभी इस साइड से कभी उस साइड से। तो मेरे फादर को जब ये समझ में आया तो बहुत उन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया। उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो प्रधानमंत्री हमारे देश के भी उससे मिले तो उसको देख के प्रधानमंत्री बहुत खुश हुए। उन्होंने सिया के पिताजी को और माताजी को भी बुलाया और उन्होंने उनको एक शहर में पक्का मकान देने की घोषणा की। पर उसके सिया के फादर ने हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करी कि मेरा मकान गांव में है और वो पक्का करा दीजिए, मैं वहीं पे रहना चाहता हूँ। मेरी बेटी को ये मकान दे दीजिए और किसी उस व्यक्ति को मकान दे दीजिए जिनको इस मकान की ज़्यादा ज़रूरत हो। तो इस बात से देश के प्रधानमंत्री और भी ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने उसके फादर को, उनकी बेटी को शहर में रहकर प्रैक्टिस करने के लिए एक मकान दिया और उनके पिता का मकान जो वहाँ पे था गांव में उसको पक्का करा दिया और राजभवन में बुलाकर उन्होंने माँ बाप दोनों को सम्मानित किया। तो आज उस बेटी ने उसके पिता की जो निस्वार्थ सेवा थी अपनी बेटी के प्रति वो रंग लाई और वो इतना बहुत ही उसने अपने पिता को एक बहुत ही उच्च स्थान भी दिलाया अपने कर्मों और अपने इरादों से। गुरु घंटाल, आजकल के ये जो गुरु लोग चल पड़े हैं कि बहुत ज़्यादा जहाँ देखो भगवा कलर आपको दिखाई पड़ने लगा। तो उस भगवा कलर में कितने गुरु हैं और कितने गुरु घंटाल हैं ये हमको पता नहीं है। और गुरु घंटाल को ढूंढना हमको चाहिए
तो उसके ऊपर मैंने ये कहानी छोटी सी लिखी है। राजेश और उसकी पत्नी नीना दोनों बहुत सुखी दंपति थे। सब कुछ था उनकी ज़िंदगी में, धन दौलत, खेत खलिहान, नहीं था तो औलाद। दोनों पति पत्नी काफ़ी परेशान रहते थे। नीना तो चाहती थी कि राजेश दूसरी शादी कर ले, पर राजेश राजी नहीं होता था। राजेश डॉक्टर से भी मिला और उसने अपने सारे टेस्ट भी करवाए, कुछ भी खराबी नहीं निकली। डॉक्टर ने कहा कि अगर लोग मानसिक तनाव में हैं इसलिए इनका बच्चा नहीं हो रहा है, इनको कहीं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें और कहीं घूमने जाएं, तो शायद जब ये लोग रिलैक्स्ड होंगे तो इनको बच्चा होने की संभावना हो सकती है। डॉक्टर ने उनको IVF की भी सलाह दी, पर राजेश नहीं माना। उसने कहा कि थोड़ा समय दें, शायद ये कार्य हो जाए। तो दोनों ने राजेश ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और दोनों हिमाचल की वादियों में चले गए। वहाँ पे जाके उन्होंने 1 महीने के लिए एक मकान लिया और उसकी मनाली की सुंदरता में खो गए। वहाँ पे उन्होंने अपना सारा पूरा अरेंजमेंट कर लिया, खाना पीना सब कुछ। और आजकल इस तरह के घर भी बहुत मिलते हैं जो आपको सब सामान होता है और आप जाके वहाँ पे रहने लगी। तो उन्होंने 1 महीने के लिए ले लिया और राजेश तो वहाँ पे घूमने लगे। उनकी दोस्ती भी हो गई कई लोगों से, और मंजू की भी वहाँ पे, उनकी पत्नी मंजू की भी वहाँ पे दोस्ती हो गई लोगों से। तो किसी जैसे कि होता है कि उनको उनकी पड़ोसन ने उसको बताया कि यहाँ पे एक बाबा जी हैं, उनके पास चलो, और वो तुमको ऐसी भभूति देंगे जिसको खाने के बाद तुम जो है बिल्कुल उससे तुम्हारे को हो सकता है कि बच्चा हो जाए। तो नीना सुन के तो बहुत हैरान हुई कि ऐसे भी कोई बाबा होंगे, पर उसको यकीन नहीं हो रहा था। पर वो औरत जो उसकी पड़ोसन थी वो उसको ज़रूर से कहती कि नहीं चलो चलो, हम तुमसे कह रहे हैं। तो वहाँ पे तुम जाओगी। और वो उसको लेके गई। कभी वो उसको कुछ चढ़ाने के लिए मंदिर में बोलता, कभी चांदी का सामान, कभी खाने का सामान, कभी कुछ। पर राजेश को लगता तो कि ज़रूरी ये कहाँ जा रही है, किस व्यक्ति के किस औरत के चक्कर में पड़ गई है। पर वो खुश रहती थी, उसकी पत्नी खुश रहने लगी। तो उसने कहा कि चलो ठीक है। तो एक दिन उसकी पत्नी को राजेश थोड़ा सतर्क तो हो गया था, उसको कुछ गड़बड़ लग रहा था उस बाबा के आश्रम में जाने। और धीरे धीरे वो चुपचाप उसकी पत्नी को नहीं पता था कि उसके बाबा के घर आश्रम जाने लगा और उनकी गतिविधियों पे भी नज़र भी रखने लगा। एक दिन उसके बाबा ने उसकी पत्नी को बुलाया, तो राजेश भी गया। उसने अपने मुंह पे मास्क लगाया हुआ था। उसने पुलिस को भी बुला लिया था और उस बाबा के बारे में उसको बता दिया था कि मुझे ढोंगी बाबा लग रहा है। तो पुलिस भी आ गई थी, पर उसको पकड़ने के लिए पुलिस बहुत डर रही थी, क्योंकि वो बहुत मशहूर हो गया था वहाँ पर वो। और मशहूर बाबा को पकड़ने से पूरी राजनीति में भी खलल बलल हो जाती है। पर उसने कहा कि नहीं, आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको सामने एक वो दूंगा, आपको दिखाऊंगा, सामने आपको उदाहरण दूंगा, तब आपको समझ में आएगी। तो पुलिस भी चुपचाप धीरे से सादे कपड़ों में आई। तो वो बाबा जो है राजेश की पत्नी उनके पास गई और उसको धीरे से उन्होंने अपने कमरे में बुलाया। उससे कहा कि कमरे में आओ, मैं तुम्हारे को पूजा वहाँ पे कराऊंगा और तुमको भभूति दूंगा जिससे तुम्हारे को बच्चा हो जाएगा। तो उसने कहा कि बाबा जी से पूछा कि मैं क्यों चलूँ आपके कमरे में। उन्होंने कहा वहाँ सिद्धि है, वहाँ पर जब दवाई खिलाई जाती तो उसका बहुत असर होता है। बच्चे को तरसती नींदता जाने लगी। वैसे ही उसका पति राजेश आ गया। उसने बाबा को कि उसको पकड़ लिया और उसने पुलिस भी तब तक आ गई थी और पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। जब पुलिस ने उसे कड़ाई से पूछा तब पता चला ढोंगी बाबा था। एक व्यक्ति को मारने के बाद आकर ये बाबा के भेष में छुप गया था और कई लोगों का उसने बलात्कार भी किया था। औरतें डर के मारे बताती थी नहीं, उसमें से कई औरतें गर्भवती भी हो गई थी। तो राजेश की सतर्कता से तो उसकी पत्नी तो बच गई और उस गुरु घंटाल को जो है सारे शहर ने पहचान लिया और उसको जो है पुलिस ने अपने कारागार में लेके उसको बंद कर दिया। पर हम लोगों को इस बात का बहुत जल्दी हमें किसी के उसमें नहीं हो जाना चाहिए कि जो कोई कुछ कह रहा है उसी को हम लोग सच्चे समझ लें, क्योंकि कई बार ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं और अपनी रोटी सेकते हैं। हमारे देश में ऐसे ढोंगी बाबाओं की कोई कमी नहीं है
और हमको इन लोगों से बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। दौलत। एक साहूकार था, उसके ऊपर लक्ष्मी की पूरी कृपा थी। वो गांव में रहता था, जी भर के अय्याशी करता था। गांव वाले उसकी अय्याशी से परेशान थे। उसको अपनी दौलत का घमंड था। वो तो किसी और ही दुनिया में विचरण करता था, वहाँ जहाँ पे उसकी सिर्फ दौलत थी। शायद उसको पता नहीं था कि लक्ष्मी जी कहीं ठहरती नहीं है, वो चलायमान होती है। उसके पास लक्ष्मी तो थी, पर उसको औलाद का सुख नहीं था। वो यहाँ वहाँ भटकता रहता था, साधुओं पर भी अपना धन लूट रहा था। कभी वो उससे यज्ञ करवाते, कभी हवन, कभी भगवान का छत्र, कभी अपने लिए मोटी दक्षिणा मांगते। धीरे धीरे उसकी दौलत कम होने लगी, पर भगवान को उस पर दया आ गई और उनके घर पुत्र हुआ। साहूकार ने बहुत खुशी मनाई, सारे गांव को भोजन करवाया। साहूकार एक दिन बैठा हुआ था, अचानक उसको चक्कर आया और वो गिर पड़ा। उसके बाएं हिस्से में अधरंग हो गया था, उसका बायां हिस्सा बेकार हो गया। अब वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकता था। उसकी पत्नी अपने बच्चे में खुश रहती, उसके पास बैठने का कोई समय नहीं रहता। तब साहूकार को ये समझ आया कि अपनी ज़िंदगी खुद चलानी पड़ती, कोई आपके काम नहीं आता है। जिन नौकरों को वो दुत्कारता था, कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करता, वो लोग उसकी सेवा करने में कोई भी कमी नहीं रखते थे। उसको बहुत आत्मग्लानि हो रही थी, अब उसकी साहूकारी भी कम हो गई थी। वो अकेला बैठा सोचता रहता था कि जब पुत्र नहीं था तो हमेशा उसके बारे में सोचता रहता था। वो आ गया तो मैं इस लायक नहीं रह गया कि उसके साथ खेल सकूं। उसको अपनी करनी पे बहुत पछतावा हो रहा था। अब मेरे पास जब मैं दौलत थी तो मैं इतराता था, कभी भी किसी की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। कोई अब मेरे पास नहीं आता है, कोई मेरे दुख से दुखी नहीं होता है। मैं अकेले पड़ा रहता हूँ, उसका जीने का भी मन नहीं करता था। वो निरंतर पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता था। एक दिन वो घर के आंगन में खटिया डाल के बैठा था, उसको साधु की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने उठने की कोशिश भी की पर उठ नहीं पाया। साधु उसके पास आए और उसके सिर पे स्नेह का हाथ रखा और उसको प्यार से समझाया कि जो हो चुका उसको भूल जा। अब आगे जो तुम करना चाहते हो तुम कर सकते हो। औलाद का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, इससे व्यक्ति में अहंकार की उत्पत्ति होती है जो जड़ता में परिवर्तित होती है। तुमने अहंकार से क्या कमाया, कुछ भी नहीं कर, अब प्यार करके देखो। ये कहकर साधु कहीं चला गया। इस बात का साहूकार ने संज्ञान लिया और उसने अपने को बदलने की ठान ली। धीरे धीरे साहूकार ने अपने आप को बदल लिया और वो लोगों के काम आने लगा। अगर कोई किसान उससे पैसे मांगता तो बिना ब्याज के दे देता। धीरे धीरे उसका नाम होने लगा, लोग उसको प्यार करने लगे। अगर कोई किसान आके अपनी बेटी की शादी की बात करता तो वो उसको पैसे देता, उसको अनाज देता। तो धीरे धीरे उसकी जो है दौलत भी बढ़ने लगी और उसका नाम भी बढ़ने लगा। और वो लोग उसके पास आके बैठने लगे, वो खुश रहने लगा। उसको अपने स्वास्थ्य में भी सुधार लगने लगा। उसको अब जो खुशी मिल रही थी वो उसको कभी नहीं मिली थी। जब वो बहुत दौलतमंद था तो बिल्कुल ही नहीं मिली थी। दौलत तो आनी जानी है, उसका घमंड क्या करना है। दौलत हमेशा दूसरों की सेवा के लिए होती है। भगवान किसी को कम किसी को ज़्यादा पैसा देता है। दौलतमंद आदमी के दिल में सेवा का भाव, गरीब लोगों में त्याग का भाव रहना चाहिए। यही उस दौलत का, यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। निस्वार्थ प्यार। लखनऊ शहर में एक दंपति रहते थे। उनका परिवार बहुत सुखी परिवार कहलाता था। उनका नाम था धीरेन्द्र शर्मा, उनकी पत्नी का नाम था मीरा शर्मा। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। दोनों बहुत मेधावी थे। उन्होंने सब पढ़ाई समय से की और हमेशा टॉप किया और 18 साल की उम्र में विदेश पढ़ने के लिए चले गए। यद्यपि शर्मा जी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने दोनों बच्चों को विदेश पढ़ा सकें। उनके बच्चों ने विदेश में छात्रवृत्ति मिल गई। उन्होंने सैट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से उनको विदेश में छात्रवृत्ति मिल गई। दोनों चले गए तो शर्मा जी और उनकी पत्नी बहुत अकेले हो गए। दोनों बहुत उदास रहने लगे। एक दिन और दोनों पति पत्नी टहल रहे थे तो उनको एक छोटा सा पिल्ला मिला। लगता था वो अपनी माँ से बिछड़ गया है। उसकी दशा देखकर दोनों ने उसको पालने का संकल्प लिया और अपने घर ले आए। कुत्ते के बच्चे को पालना किसी भी इंसानी बच्चे को पालने से कम नहीं होता। दोनों बहुत व्यस्त हो गए, अब तो उनको समय का पता भी नहीं रहता।
उन्होंने अपने पिल्ले का नाम शेरू रखा था। शेरू धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वो शर्मा जी के पीछे पीछे घूमता रहता। वो उनको पेपर ला के देता, उनके जूते उठा के देता। जब कहीं वो जाते तो उनके साथ जाने की ज़िद करता। वो बिल्कुल बच्चों की तरह व्यवहार करता। वो अपनी बात को इंसानी तरीके से बता नहीं सकता था, पर इशारे से सब कुछ बता देता था। शर्मा दंपति का वो दुलारा बन गया। मीरा के तो गोद में जाकर बैठ जाता था। जब तक वो उसको बहुत सारा प्यार और दुलार ना दे तब तक भागता नहीं था। एक दिन उनके अच्छे बीत रहे थे। यही तो ज़िंदगी की विडंबना है कि जब सब अच्छा होता है तब कुछ ऐसा होता है कि ज़िंदगी पलट जाती है। इसी तरह मीरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक बार शर्मा जी नदी पर नहाने के लिए गए। शर्मा जी शेरू को भी ले गए। शेरू को उन्होंने किनारे पर छोड़ दिया और शेरू उनको जाते हुए देखता रहा। शेरू वहीं रुककर अपने मालिक का इंतज़ार करता रहा। सब लोगों ने उसको उठाने की कोशिश की, पर वो उठा नहीं। जब वो बहुत देर हो गई, शर्मा जी बाहर नहीं निकले तो शेरू भौंकने लगा। लोगों का ध्यान जब गया तब तक देर हो चुकी थी। शर्मा जी का शव पानी के ऊपर उतरा रहा था। चारों तरफ हल्ला हो गया। मीरा पर तो बिजली गिर पड़ी। उनकी तो दुनिया उजड़ गई। उनके दोनों बच्चे आ गए। सब लोग सदमे में थे। सब संस्कार संपन्न हो गया। जब सब कर्म कांड हो गया तब मीरा को शेरू की याद आई। तब उन्होंने पता किया कि शेरू को तो वो नदी के किनारे अधमरा पड़ा है। पता किया तो पता चला कि शेरू नदी के किनारे अधमरा पड़ा है। वो शर्मा जी का इंतज़ार कर रहा था। मीरा शेरू को लेने नदी किनारे गई। शेरू ने अपनी आंसू भरी आंखों से अपनी मालकिन को देखा। दोनों की आंखों से पानी गिर रहा था। इतने दिनों से उसने ना खाया था ना पिया। मीरा ने उसको खिलाने की कोशिश की, पर उसने खाया नहीं। उन्होंने उसको घर ले जाना चाहा, पर वो गया नहीं। वो नहीं उठा वहाँ से और उसने अपने प्राण त्याग दिए। मीरा के ऊपर जैसे कोई दुखों का और दूसरा पहाड़ टूट पड़ा। पहले पति, फिर शेरू ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वो किसके सहारे जी सकेगी। बच्चों ने उसको अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, पर उन्होंने अपने पति और शेरू की यादों के सहारे अपने जीवन को बिताने का निर्णय किया। चारों तरफ लोग शेरू की वफादारी की तारीफ कर रहे थे। साथ ही आजकल की पीढ़ी की अपने परिवार के प्रति, जिम्मेदारी के प्रति उदासीनता की भी बातें कर रहे थे। कुत्ते वफादार होते हैं। उनके ऊपर जो भी कुछ खर्च किया जाता है उसका वो आसान समझते हैं, उसको चुकाते हैं अपनी जान देकर। पर बच्चे इसको अपना हक समझते हैं। सब कुछ माँ बाप से लेकर उनको अकेला छोड़ देते हैं। हम इंसानों को कुत्ते, चिड़िया, बिल्ली और तोता से कम वफादारी ज़रूर सीखनी चाहिए, जो अपनी क्षमता के अनुसार हमेशा अपने मालिक के प्रति वफादार होते हैं। एक खूबसूरत महिला थी। वो अपना तन बेचकर पैसा कमाती थी। उसका एक लड़का था। वो चाहती थी कि वो पढ़ लिख जाए और कमाने लगे। उसकी दशा बहुत दयनीय थी। रात को वो अपना शरीर बेचती, दिन को बेटे को स्कूल भेजती। उसकी दशा को देखकर एक संभ्रांत महिला ने उससे कहा कि तुम ये धंधा छोड़ दो, हम तुमको काम दिला देते हैं। तुम रात को आराम से सो, दिन में बेटे को पढ़ने भेजकर काम पर जाओ और मेहनत से काम करो। ये बात उसको समझ आ गई। किसी तरह वह धंधा छोड़कर आ गई। एक कमरा लेकर रहने लगी। थोड़ी दिनों बाद उसको अपनी वेश्यावृत्ति याद आने लगी। कहावत है कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। उसने मोहल्ले के आदमियों को अपना मोह पाश में बांधना शुरू कर दिया। आदमी लोग उसके घर जाने लगे। उस मोहल्ले के स्त्रियों में असंतुष्टि बढ़ने लगी। उन लोगों ने उसको मार कर भगा दिया। वो औरत फिर उसी अपने धंधे में वापस हो गई। ये कितनी विडंबना है कि हम लोग किसी को भी ऊपर उठाने में कितनी मेहनत कर लें, पर वो उसी दलदल में फंस जाता है। किसी दूसरे से बहुत अनुनय विनय करके हम किसी को नौकरी पे लगाते हैं, फिर कोई उस नौकरी को ठुकरा कर फिर अपने ही बनाए दलदल में फंसना चाहता है, तो कोई क्या करे। मैंने बहुत लोगों की सहायता की है। मुझको दूसरों के काम आना अच्छा लगता है, पर मेरे अनुभव ने ये बताया कि शराबी और वेश्या को बहुत मुश्किल से सुधारा जा सकता है। वो दोनों थोड़े दिनों में ऊब कर जाते हैं, फिर अपने में व्यसन में लिप्त हो जाते हैं। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, चाहे कितनी भी साल मिट्टी में दबा कर रखो, सीधी नहीं होती है। उसी तरह कोई भी व्यक्ति अपनी सहायता खुद ना कर पाए तो हम किसी को भी सुधार नहीं सकते। वैसे अपनी मर्जी की मालकिन होती हैं, अपनी मर्जी से जीती हैं, उसको कोई समझा नहीं सकता। वो चाहती तो क्या बाहर आना, पर कठिन काम करने में उसका परेशानी होती है। अगर वो काम करके ज़िंदगी का गुजर बसर हो जाता तो मेहनत कौन करे। इसलिए हमेशा सुपात्र की सेवा करनी चाहिए। कभी भी कुपात्र को अपनी ज़िंदगी में स्थान नहीं देना चाहिए। हमेशा सेवा उनकी करो, उनको दो जो बहुत ज़्यादा इस लायक हों कि जो अपने आप को सुधार सकें।
आशा है आप लोगों को हमारी ये कहानियाँ पसंद आई होंगी और आपका जो भी फीडबैक होगा वो मेरे सिर माथे होगा, तो कृपया अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें और इसको सब लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।